में अभी वर्तमान में सभी जिलों के राइस मिलरों ने हड़ताल कर रखी है। कुछ अपनी शर्तों को लेकर के प्रशासन से मांग की जा रही है, जिसे लेकर के सारे राइस मिलरों ने लामबंद होकर के अनुबंध नहीं किया है और मिलिंग का काम अभी पूर्णतः बंद कर दिया गया है। नमस्कार, मैं मिलिंद ठाकरे, कट टू कट विलिन में आज स्वागत है प्रदेश के राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आशु अग्रवाल जी का। आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आपने प्रदेश में प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष की कमान संभाली। सभी को नमस्कार। भाई साहब, सबसे पहले वर्ष 2020 में मेरे द्वारा प्रदेश के राइस मिलर्स ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना था और कुछ परिस्थिति बस जो हमारे उस समय अध्यक्ष चुने गए थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था पारिवारिक परेशानियों के चलते, जिसकी वजह से मैं उस समय फिर मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालना पड़ा था और तब से लेकर अभी तक दूसरी बार फिर 2023 में प्रदेश में जबलपुर में चुनाव हुए थे, जिसमें प्रदेश के राइस मिलर्स ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना था। तब से लेकर अभी तक मैं अध्यक्ष हूँ। आप जब से राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से अब तक आप क्या मानते हैं कि कितना सुधार कर पाए हैं आपने? जब मैं राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने कारोबार संभाला था, उस समय प्रदेश में जो राइस मिलर्स को मिलिंग करने पर जो प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जाती थी वो केवल 25 रुपये क्विंटल दी जाती थी, जिसकी वजह से प्रदेश के राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मेरे द्वारा अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले मैंने तत्कालीन जो प्रमुख सचिव माननीय फैज अहमद खिदवई सर थे उनको पत्राचार किया और उनको मैंने मिलर्स की इस तथ्य से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यदि प्रदेश में राइस मिलर्स को अपग्रेडेशन राशि और प्रोत्साहन राशि नहीं बढ़ाई जाएगी तो प्रदेश के मिलर्स मिलिंग करने में असमर्थ है। और उसके बाद हमारे द्वारा उनसे टेस्ट मिलिंग की मांग की गई। इसके पश्चात में बालाघाट में उस समय गोंदिया में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का आगमन हुआ था। वहाँ पर हम अपने डेलीगेशन के साथ में उनके साथ जाकर मिले थे। प्रदेश के मिलर्स की हमने समस्याओं से उनको अवगत कराया। उसके बाद में फिर भोपाल हम लोग गए, लगातार हम लोग प्रयास करके उस समय हमने जो 25 रुपये क्विंटल भारतीय खाद्य निगम में जमा करने पे प्रोत्साहन राशि अपग्रेडेशन राशि मिलर्स को मिलती थी, तो प्रदेश के सभी मिलर्स भाइयों के सहयोग से मेरे द्वारा उस राशि को बढ़ा के 250 रुपये क्विंटल तक कराई गई। तब से लेकर अभी तक वर्ष 2023-24 तक में जो मिलर्स ने मिलिंग की थी उस पर हमें उसी अनुसार अपग्रेडेशन राशि जो भारतीय खाद्य निगम में जमा करने पे रेशो अनुसार हमें अपग्रेडेशन राशि प्राप्त हो रही थी। किंतु वर्ष 2024-25 जो पिछले साल की हम लोगों ने धान मिलिंग की थी उस वर्ष की अभी तक अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंध में शासन के द्वारा आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार अभी वर्तमान में जो उपार्जन कार्य चल रहा है, इस उपार्जन के अंतर्गत भी जो हमें पिछले साल जो 24-25 में हम लोगों ने मिलिंग की थी उसमें हमें 35% भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करना था, जिसमें हमें 40 रुपये प्रति क्विंटल से अपग्रेडेशन राशि प्राप्त हुई थी, जिसके कि अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन इस वर्ष जो उपार्जन हो रहा है इसमें 90% भारतीय खाद्य निगम में हमें जमा करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब, जब हम लोग भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करते हैं तो चूंकि उनके भारतीय खाद्य निगम के जो नियम होते हैं चावल जमा करने के वो बहुत ही कड़क होते हैं और मध्य प्रदेश में जो धान पैदा होती है इसको जब मिलिंग करते हैं तो इसमें ब्रोकन और रिजेक्शन की मात्रा बहुत अधिक होती है। पंजाब हरियाणा में जो धान पैदा होती है जलवायु की वजह से उसमें ब्रोकन बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो धान होती है इसमें ब्रोकन बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से हमें उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश शासन हमें पूर्व के वर्षों से अपग्रेडेशन राशि देते आ रहा है। यही हमारी मुख्य मांग है। अभी आपकी क्या मांग है कि मतलब अपग्रेडेशन राशि जो है वो कितनी होनी चाहिए? अभी कितनी? देखिए, एक्चुअली अपग्रेडेशन राशि शासन जो भारतीय खाद्य निगम में जमा करने का जो रेशो रहता है, रेशो के अनुसार हमें अपग्रेडेशन राशि दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 2020-21 में एक उसके मतलब रेशो निर्धारित किए गए थे कि यदि 20% मिलर एफसीआई में जमा करता है तो उसको 50 रुपये क्विंटल अपग्रेडेशन राशि दी जाती है। यदि मिलर 60% जमा करता था तो उसको 150 रुपये क्विंटल अपग्रेडेशन राशि दी जाती थी। और यदि 100% यदि भारतीय खाद्य निगम में जमा करता था तो 200 रुपये उसको दी जाती थी अपग्रेडेशन राशि। तो चूंकि इस वर्ष 90% हमें भारतीय खाद्य निगम में जमा करने का नीति जो साल की नीति जारी हुई है उसमें कहा गया है, तो
हमें पूर्व अनुसार उसका 200 रुपये क्विंटल अपग्रेडेशन राशि दी जानी चाहिए। और दिया कितना जा रहा है? अभी अपग्रेडेशन राशि कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया जी, जाएगा। अपग्रेडेशन राशि चूंकि पंजाब का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि वहाँ कोई अपग्रेडेशन राशि नहीं है, तो यहाँ तो हमारा यही कहना है, हमारी शासन से बार बार यही मांग है कि भाई वहाँ की धान की क्वालिटी अलग है, यहाँ की धान अलग है। इसके लिए हम सरकार से बार बार टेस्ट मिलिंग की मांग कर रहे हैं कि आप अपनी धान की एक हर जगह में आप कलेक्टरों के माध्यम से कमेटी बना लीजिए, और वो कमेटी सामने से धान की किसी भी राइस मिल में आप जिस मिल में चाहें धान की टेस्ट करवा लीजिए कि आपकी धान में वास्तव में चावल कितना बनता है और कितना खंडा बनता है, कितना रिजेक्शन बनता है, तो धान की हकीकत सामने आ जाएगी। फिर आप जो पूर्व में काम कर रहे थे, चाहे आप 20% जमा कर रहे हैं सेल में, चाहे 40% कर रहे हैं, तब भी तो आपको अपग्रेडेशन राशि नहीं मिल रही थी, मगर फिर भी जमा कर रहे थे। वो सिर्फ क्वालिटी की बात हो रही है कि उसमें क्वालिटी परख करके ली जाती है और नाम में नहीं लिया जाता है। सिर्फ इस चलते ये विरोध अभी मुझे लग रहा है कि सामने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, मैंने आपको वही बताया कि पूर्व में भी हमें 2020 से लगातार भारतीय खाद्य निगम में जमा करने पर रेशो अनुसार अपग्रेडेशन राशि दी जाती है। तभी आप अगर 2020 के पहले देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम में बिल्कुल जमा ही नहीं होता था। आज जो भी टारगेट शासन हमको दे रही है, वो टारगेट को हम लोग उतना पूरा कर रहे हैं। शासन का इसमें बहुत भारी लाभ है। जब भारतीय खाद्य निगम में जैसे ही मिलर को धान दी जाती है, भारतीय खाद्य निगम में वो चावल जमा कर देता है, तो मध्य प्रदेश शासन को उसका पैसा भारत सरकार से तुरंत मिल जाता है, जिससे कि मध्य प्रदेश शासन को जो ब्याज, गोदाम किराया और सूखा अन्य जो लॉसेज होते हैं उससे बचत होती है। तो मिलर को अपग्रेडेशन राशि ऐसा नहीं कि पहले नहीं दी जाती थी। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमें 2020 से लगातार दी जा रही है। केवल 2024-25 की हमने जो भी धान मिलिंग की है उसके आदेश अभी भी पेंडिंग है, लेकिन 2024-25 के लिए जो नीति निर्धारित की गई थी, जो मिलिंग पॉलिसी जारी की गई थी शासन के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि हम आपको अपग्रेडेशन के संबंध में आदेश आगे जारी करेंगे। और उसी आशा में शासन की बात पे, शासन की पॉलिसी में जो लिखा हुआ था उस पर भरोसा करके प्रदेश के मिलर ने 24-25 की धान मिलिंग की है। तो जो पूर्व में राइस मिल काम कर रहे थे, तो उस समय फिर आपने जब 24-25 में आपको नहीं मिला, उस समय मांगने की आदेश पेंडिंग था, मगर उस समय में हड़ताल नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 2024 मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश में बहुत बिल्कुल प्रदेश स्तरीय हम लोगों ने हड़ताल की थी, आंदोलन किया था, और उसी हड़ताल के बाद में हमें माननीय मंत्री जी के द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया था कि हम आपको अपग्रेडेशन राशि देंगे। उनके आश्वासन पे भरोसा करके ही हमारे द्वारा 2024-25 की धान मिलिंग की गई है। साथ ही हमें जो मिलिंग नीति जारी की गई है उसमें कंडी का 20 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपग्रेडेशन राशि के संबंध में कैबिनेट से इसकी हम स्वीकृति लेकर आदेश जारी करेंगे। और पूर्व के वर्षों में भी 2020-21 से हर वर्ष ऐसा ही होता था कि मिलिंग हो जाती थी, मिलिंग समाप्त होने के बाद कैबिनेट से स्वीकृति लेकर के और सरकार इसके आदेश जारी करती थी। अब जब मिलिंग नीति में लिखा है कि हम आपको देंगे, तो शासन की बातों पे भरोसा करके हमने मिलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमने मांग नहीं की है या आंदोलन नहीं किया, हमने बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन भोपाल में किया है। माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है, लिखित में उन्होंने नीति में लिखा है कि हम इसके आदेश जारी करेंगे। जो उनका आश्वासन था उस पर भरोसा करके ही प्रदेश के मिलर्स ने पूरी मिलिंग की है। और अभी हम लोग जैसे धान खरीदी चालू हुई है, अब चूंकि हमारा को जो पुराना आश्वासन दिया गया था उस अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं, क्योंकि अब हमको शासन पे भरोसा नहीं है। एक और बात सामने है कि 1 कुंटल में 67 किलो चावल की मांग शासन करता है, जो आप लोग जमा करते हैं। क्या 67 किलो चावल 1 कुंटल धान में निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता है। इसलिए हम लोग टेस्ट मिलिंग की मांग कर रहे हैं। अब तक फिर कैसे काम हो पा रहे थे जब 67 किलो चावल निकलता नहीं है? तो 67 किलो के अनुपात में चावल जमा किस आधार पे किए जा रहे थे? मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि 67% हम लोग मिलिंग करने पे लगभग अलग अलग जिलों में क्वालिटी के हिसाब से, जिले के हिसाब से 40 से 45-50% तक चावल निकलता है। बाकी उसमें रिजेक्शन और ब्रोकर निकलता है। तो मिलर्स जो किसानों से धान खरीद के और उसकी पूर्ति करता है, उसका चावल बनाता है, या फिर चावल भी जो FAQ क्वालिटी का जो किसानों से या अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से जो FAQ क्वालिटी का चावल आता है, उसको मिक्स करके हम लोग और इसको 67% की पूर्ति करते हैं। इसमें तो लॉस था आपका। उसी की पूर्ति के लिए, लॉस की पूर्ति के लिए ही शासन हमको मार्केट से खरीद रहे हैं, उसकी पूर्ति करने 67 किलो के चावल की पूर्ति करने के लिए, तो मार्केट से खरीद करके आप सैगा चावल
जमा कर रहे हैं शासन के गोदामों में, तो आप जो मार्केट से खरीद रहे हैं वो तो एडिशनल हुआ ना आपका। जी बिल्कुल, उसके जो लॉसेज होते हैं तो बदले में जो ब्रोकर निकलता है, रिजेक्शन निकलता है, उसको हम कम दामों में बेचते हैं, प्लस शासन से हमको जो अपग्रेडेशन राशि दी जाती है उससे हमारी उसकी भरपाई होती है, और वही हमारी मांग है। अभी वर्तमान में आप लोग हड़ताल पे हैं, कोई भी राइस मिलर अनुबंध नहीं कर रहा प्रदेश में, मगर कुछ राइस मिलर फिर भी अनुबंध करके पूर्व के जो गोदामों से पिछले साल का जो धान जमा था उसमें अनुबंध करके काम कर रहे हैं। तो जब वो या तो संगठन के विरोध में काम हो रहे हैं, तो या तो संगठन के साथ नहीं है, या संगठन के नियम के या संगठन के लोगों के विरोध में जाकर के ये काम कर रहे हैं, और फिर एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि हम संगठन के साथ में। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, संगठन के द्वारा तो मांग रखी गई है, और मैं आपको पुनः बताऊंगा कि अपग्रेडेशन राशि शासन द्वारा हमें जो दी जाती है वो भारतीय खाद्य निगम में जमा करने पे दी जाती है। वर्तमान में जो लोग मिलिंग कर रहे हैं 24-25 का धान, वो भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा नहीं कर रहे हैं, वो 100% नान में जमा कर रहे हैं। नान में जमा करने पर शासन ना हमें कभी अपग्रेडेशन राशि देता था, ना ही हमारी कोई मांग है। तो 24-25 का जो भी कर रहे हैं वो शासन को सहयोग करने के लिए कर रहे हैं, परिस्थिति बस कर रहा है, क्योंकि उनकी मिलें बंद है, उनको खर्चे जो है सर्वाइव करना है, इसलिए वो मजबूरी बस कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे उनकी जो मंशा है वो अपग्रेडेशन राशि, चूंकि उन्हें वैसे भी नहीं मिलना है और अब नान में चावल जमा किया जा रहा है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। यदि शासन अभी आदेश जारी कर दे कि जो पिछले साल की धान है उसका चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा करना है, तो जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति भी काम नहीं करेगा, सारे बंद कर देंगे। पिछले 1-2 वर्षों में ये बात सामने आई कि कुछ राइस मिलर धान की तस्करी अन्य राज्यों में कर रहे थे, और ये करते पकड़ाए भी गए, उनके अपराध भी पंजीबद्ध हुए, कार्रवाई भी हुई है प्रशासन द्वारा। तो शासन की संपत्ति का अनुबंध कर, शासन के मिलिंग के लिए अनुबंध कर, शासन की संपत्ति को कहीं और बेच देना, ये आप क्या समझते, क्या राइस मिलर क्यों कर रहा है, ये जो भी राइस मिलर इस तरह के काम कर रहे हैं उसे आप कितना सही मानते हो, और ऐसे राइस मिलरों के विरुद्ध संगठन क्या काम करता है? देखिए, शासन हमको धान मिलिंग के लिए देता है, और निश्चित ही उसको सभी मिलर्स भाइयों को मिलिंग करके और उसका चावल जमा करना चाहिए। और प्रदेश में लगभग 1000 राइस मिलर मिलिंग का काम करते हैं। यदि उसमें कोई 10-20 राइस मिलर यदि कभी ऐसे गलत काम करते हुए यदि पकड़े गए होंगे, तो शासन और सरकार कानून अपना काम करता है, उनको सजा भी मिलती है। आप मतलब उस बारे में जहाँ तक संगठन की बात है, तो संगठन देखिए, संगठन एक्शन क्यों नहीं लेता, कि वो उन्हें क्यों नहीं रोकने की कोशिश करता है कि आप लोग इस तरह के काम ना करो, संगठन की बदनामी हो रही है? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल समय समय पे जब भी ऐसी कोई बात आती है तो संगठन व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करता है, उनको बोलता है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के खिलाफ के साथ में कभी भी संगठन खड़ा नहीं होता है। पत्र व्यवहार कभी सामने नहीं आया संगठन के कि जो राइस मिलर ऐसे करते करते पकड़े गए उन पे गवर्नमेंट तो एक्शन ले रही है, मगर संगठन अपने संगठनात्मक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को कोई पत्र जारी नहीं करता कि सर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। नहीं, बिल्कुल आपकी जानकारी में ना हो, हम लोग कोई ऐसा पत्र तो नहीं देते हैं, लेकिन जब भी अगर ऐसा कोई गलत काम हुआ है तो हमने बार बार उच्च अधिकारियों के सामने, कभी भी हम गलत काम करने वालों के साथ में खड़े नहीं हुए। उच्च अधिकारियों को हमने यही कहा है कि सर, जो कानून के हिसाब से अगर जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या जो शासकीय धान की चोरी करना उचित मानते हैं आप? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये चोरी नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, चोरी इसलिए मैंने बोला कि अन्य राज्यों में बेचते हुए, अन्य राज्यों में गाड़ी पार्क कराते हुए पकड़ी गई है गाड़ियाँ, तो इसलिए चोरी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपकी राइस मिल का दायरा 10 किलोमीटर, गाड़ी उसके आगे कहीं जाके पकड़ाई है। तो देखिए, अगर ऐसा कहीं भी हुआ है तो शासन ने, सरकार ने अपना काम किया है, प्रशासन अपना काम करता है, और हमारा संगठन जो है मिलर्स की भलाई के लिए, मिलर्स के हितों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। अब यदि कोई अगर शासन के नीति निर्देशों का उल्लंघन करता है तो शासन उसका काम करता है, बहुत ज़्यादा उसमें हमारे हाथ में होता नहीं है। एक कार्रवाई आपके राइस मिल को लेकर के आप सबकी हुई, जब ईओडब्ल्यू ने आपकी भी राइस मिल पर छापामारी की थी और आपके विरुद्ध भी कार्रवाई किया था, वो कितना सही था और वास्तविकता उस मामले की क्या थी, आपसे जानना है? देखिए, जो मेरे विरुद्ध कार्रवाई हुई थी वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित थी और पूरी फर्जी थी। और अब आपने पूछा तो मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन ईओडब्ल्यू की टीम मेरे आई थी
मुझे शासन को 3400 क्विंटल चावल केवल जमा करना शेष था, जो कि मेरी मिल में ऑलरेडी धान चावल उससे अधिक रखा हुआ था। लेकिन चूंकि उस दिन में अपने पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, मैं नागपुर गया हुआ था, तो उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से, अधिकारी आए, उन्होंने मेरे यहाँ जो कर्मचारी थे उनको जूतों से मारा है। उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, समय आने पर हम कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने जूतों से मारा और जबरदस्ती पूरे कागजों में दस्तखत कराया। पंचनामा जितना चावल हमें शासन को जमा करना था उससे लगभग 1500 क्विंटल अधिक का उन्होंने पंचनामा बनाया। मैं जब रात को घर लौटा, जब मुझे जानकारी लगी, तो मैंने दूसरे दिन ही अपने लेटर पैड में जो ईओडब्ल्यू के जो जांच अधिकारी आए थे उनको पत्र बना के भेजा कि सर आपने जो पंचनामा बनाया है और उसमें आपने मेरे ऊपर 48 से 74 क्विंटल चावल लेना दिखाया है, जबकि मुझे 3400 क्विंटल देना है, कि आप मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई करने को पहले एक बार आप सिवनी के वेयर हाउस से जानकारी ले लें कि वास्तव में जो मेरे यहाँ 19 मार्च को जांच के लिए लोग आए थे, 17 तारीख और 18 तारीख को जो मैंने शासन को चावल भेजा था, जब चावल वेयर हाउसों में जाता है, खाली होता है, उसकी जांच होती है, उसके 1-2 दिन बाद पेपर ऑनलाइन होते हैं। तो चूंकि उसके पेपर ऑनलाइन नहीं हुए थे, जो माल मेरा 17-18 तारीख को गया था, तो मैंने उनको सब कुछ बताया, लिखित में दिया कि भाई मेरा 17-18 तारीख को जो चावल खाली हुआ है उसके पेपर ऑनलाइन नहीं हुए हैं, आप पहले जानकारी ले लें, उसके बाद आप मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करें। लेकिन मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया, मेल भी किया, और जांच अधिकारी के अलावा उनके उच्च अधिकारियों को भी भेजा। सारे लोगों ने देख लिए, मैंने उनको फोन पे भी बताया, लेकिन उन्होंने, चूंकि उनको ऊपर से निर्देश थे कि इन्होंने हड़ताल की है, शासन के काम को बाधित किया है। जिस स्तर के अधिकारी को भेजे वो क्या है? जी, मेरे यहाँ एडिशनल एसपी जांच के लिए आए थे। मैंने जी हाँ, ईओडब्ल्यू की एडिशनल एसपी आए थे। मैंने एडिशनल एसपी के अलावा एसपी और डीजी दोनों को मेल भी किया है, मेरे पास इसके बकायदा साक्ष्य हैं, और उनको व्हाट्सएप भी किया है, उनसे फोन पे भी बात की है कि सर पहले आप जांच कर लें। दूसरी बात, मेरी मिल में जो चावल रखा हुआ था, उन्होंने जो उस समय अपने अधिकारियों को बुला के चावल की जांच करवाई। उन्होंने जांच रिपोर्ट में बोला कि चावल पूरा एफएक्यू क्वालिटी का है। इन्होंने लैब में चावल को भोपाल भेजा, वहां से रिपोर्ट आ रही कि चावल एफएक्यू क्वालिटी का है। उसके बाद भी जो मेरी मिल में 2300 क्विंटल चावल रखा हुआ था, जो इन्होंने अपने पंचनामा में लिखा है, FIR में लिखा है कि इनकी मिल में 2300 क्विंटल चावल रखा हुआ है। जब मेरी मिल में जो चावल था एफएक्यू क्वालिटी का था, फिर भी उसको इन्होंने शासन का ना मानते हुए ये बोल दिया कि आपका ये प्राइवेट चावल है। चूंकि इनको केस बनाना था, इनको ऊपर से निर्देश थे। आपने राजनीतिक द्वेष की बात करी, तो किससे आप? राजनीति का मतलब ये था कि हमने जो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है, वो मुझे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो हमने हमारी वाजिब मांगों को लेकर जो भोपाल में आंदोलन किया था, उससे ऊपर के लोग नाराज थे, और उसी की दुर्भावनावश या उसी के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? जो ऊपर के लोग थे वो कौन राजनीतिक? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और ऑलरेडी मैं इतना भुगत चुका हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जो भी कार्रवाई हुई थी वो 100% फर्जी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 अप्रैल को ही मेरे द्वारा 100% शासन ईओडब्ल्यू ने मेरे ऊपर 1,44,00,000 रुपए का गबन का केस बनाई है। गबन आप बताइए किसको बोलते हैं? मैंने शासन का जितना माल उठाया, सारा के सारा माल मेरी मिल में उस समय जब वो जांच करने आए रखा हुआ है। जितना माल मुझे शासन को देना है उससे 1500 क्विंटल अधिक का वो केस बना रहा है। उसके बाद में 10 दिन बाद में वो पूरा चावल शासन को जमा कर देता हूँ। जितना शासन का मैंने धान उठाया है उसके तो मैं 100% चावल शासन को जमा कर चुका हूँ। फिर मेरे द्वारा गबन किसको कहाँ किया गया? आज भी प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मिलाने हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से शासन का धान उठाया था, चावल जमा नहीं किया है। उनके ऊपर आज तक ईओडब्ल्यू ने उनके ऊपर गबन का केस नहीं बनाई है। लेकिन मैंने जब 21 अप्रैल को ही पूरा 100% चावल जमा कर दिया, उसके बाद मेरे ऊपर गबन का केस बनाया गया। आप मानते हैं कि जो आप पे कार्रवाई हुई थी वो देश भावना से हुई? नहीं, वो मुझे सजा दी गई थी। जो हमने राइस मिलर्स की जो वाजिब मांगों को जो लेकर के भोपाल में आंदोलन किया था, उसकी हमें सजा स्वरूप दी गई थी। आपने एक बात अभी और बोली कि ईओडब्ल्यू की जब टीम आपके मिल पे छापा मारने के लिए गई तो आपके कर्मचारी साथ अमानवीयता व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, तो उसके वीडियो फुटेज भी है। तो वीडियो फुटेज आपने कभी सार्वजनिक नहीं किया? वीडियो फुटेज को, ये जो मारपीट हुई उसको, उनको लेकर कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी बयान नहीं दिए, कभी कोई शिकायत नहीं करी? देखिए साहब, हम व्यापारी हैं, सीधे साधे महाजन आदमी हैं, और ईओडब्ल्यू सरकार की संस्था है, जांच एजेंसी है। आज आपने पूछा इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया, लेकिन हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इतनी बड़ी एजेंसी के लिए ये सब करके हमको मिलेगा क्या। शासन जब समय आएगा कोर्ट में हम ये सब चीज़ें बताएंगे। और जहाँ तक मैं आपको वीडियो फुटेज की बात बताना चाहता हूँ कि मेरी रील में जितने भी कैमरे लगे थे, उनकी DVR और जो भी मेमोरी कार्ड था वो ईओडब्ल्यू वाले अपने साथ उठा के लेके चले गए, तो मेरे पास तो वो बचा नहीं है।
लेकिन घटना के 2-3 दिन बाद ही में हमने इसकी लिखित शिकायत यूडब्ल्यू के एसपी साहब को भी की थी कि अधिकारियों के द्वारा मेरे कर्मचारियों को जूतों से मारा गया है और जबरदस्ती इनसे पूरे कागज में साइन किया गया है। मेरे पास साक्ष्य है, मैंने लिखित में इसकी शिकायत यूडब्ल्यू एसपी और सिवनी में भी एसपी साहब को की। जिस तरीके से आपने उस समय आंदोलन किया, उसका परिणाम आपको इस तरीके से भुगतना पड़ा कि आपके मिल पे कार्रवाई हुई, आपके कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया। अभी फिर आप प्रदेश में एक नए उस पे चल रहे हैं कि हम अनुबंध नहीं करेंगे और हम काम नहीं करेंगे अगर हमारे शर्तों पे बात नहीं होगी तो फिर आगे फिर ऐसी चीजें बोलने की फिर से आशंका है कि आगे आप पे दबाव डालने की कोशिश की जाएगी या आपको फिर से तोड़ मरोड़ करने की कोशिश, झुकाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप अपने शर्तों से पीछे हट जाए। इस चीज की आशंका आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? देखिए साहब, मैं तो यही बोलूंगा कि हम कोई ना हमारा कोई उद्देश्य शासन को ब्लैकमेल करने का है, ना ही सरकार की हमारा कोई काम रोकने का उद्देश्य है। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई आप धान की टेस्ट में नहीं करा लीजिए। अगर किसी भी काम को करने से यदि हमको प्रॉफिट नहीं होगा तो हम तो काम कर सकते हैं, लेकिन जिस काम को करने से यदि अगर हमारे घर से पैसे जा रहे हैं या हमारी मिलें बिकने की अगर नौबत है, हमारी कहीं भी कोई मंशा शासन को का काम रोकने की नहीं है। और कार्रवाई जो होना था हो गई 315/6 जिसमें उम्र कैद की सजा है, वो ऑलरेडी मेरे ऊपर लगी है। तो अब अगर फिर से अगर एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर सच्चाई के लिए हम तो लड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और उतना जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली बार आंदोलन किया था इस तरीके का भी हम लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया है। हम बार बार अधिकारी बहुत अच्छे हैं। इस समय जो माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी हैं, एमडी साहब हैं, मंत्री जी हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। हमारी बात को वो लोग संज्ञान में ले रहे हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं बार बार कि साहब हम कोई भी हमारी वाजिब मांगे हैं, गैर वाजिब नहीं है, आप धान की टेस्ट मिलिंग करा लीजिए। और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी सरकार टेस्ट मिलिंग के आदेश जारी कर देगी। एक बार टेस्ट मिलिंग हो जाएगी तो धान की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार शायद मेरे साथ में ये सब शासन को करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि शासन हमारी जो वाजिब मांगों पर ध्यान देगा और जल्दी ही प्रदेश में मिलिंग चालू होगी। आपको इस बात का मलाल है कि आप संगठन के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन करते हैं, अधिकारियों से बैठक करते हैं, मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं, अगर जब आपके साथ ही गलत हुआ तो संगठन के बाकी पदाधिकारियों ने आपके साथ खड़े नहीं हुआ या आपका साथ नहीं दिया? ऐसा कुछ आपके क्योंकि उस समय में ऐसा हुआ था कि आप लोगों के लिए खड़े रहे पर आपके लिए संगठन के लोग नहीं खड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, मुख्य पदाधिकारी हैं, वो सभी जब मेरे ऊपर कार्रवाई हुई थी यूडब्ल्यू के उच्च अधिकारियों से भी मिले थे, मेरा पक्ष रखे थे। माननीय मुख्य सचिव महोदय जी, प्रमुख सचिव महोदय जी से, एमडी साहब से, सभी से मिले थे, हमारा पक्ष रखे थे, दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। जो सभी सारी बातें मैंने अभी आपको बताई कि जितना मुझे चावल जमा नहीं करना था, केस बनाया गया, FIR की गई, जो हमने जमा किया, सारे हमारा जो पक्ष था। चूंकि मुझे तो कोई ढूंढ रही थी तो मैं तो यहाँ था नहीं, मेरे मोबाइल बंद करके भाई जेल जाने के डर से हम इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारी पूरी मदद की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रदेश के मिलर जरूर हमारे किसी भी मिलर ने एक दिन के लिए भी अपनी मिल बंद नहीं किया था, लेकिन जहाँ तक पदाधिकारियों की बात है, पदाधिकारियों ने पूरे सहयोग किया था। ये थे हमारे बीच आशीष अग्रवाल जी, जो राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तथ्यवाड़ी के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया इन्होंने। आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे शो में आए। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।